हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन। मैं राहुल कच्छप आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं हमारे बायोमोलिकुलर चैप्टर का लास्ट टॉपिक। और हमारी इस मास्टर क्लास की जो पूरे हमने जो 10 चैप्टर का जो हमने टारगेट ले रखा था, हम इसे कंप्लीट करेंगे। उसका 10th चैप्टर 10th का भी आज हम चालू करने जा रहे हैं, आखिरी चैप्टर का आखिरी टॉपिक। ठीक है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, इनका हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल होता है, किस तरीके से ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रोल्स को प्ले करते हैं। तो जनरली ये चीज बहुत एक कॉमन है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो दो टाइप के होते हैं, सबको पता है। दैट इज आरएनए एंड सेकेंड वन इज डीएनए। ठीक है बच्चों, डीएनए की फुल फॉर्म हमें पता है, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैं यहां पर लिख के बता देता हूं आपको। डीएनए आपका क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और हम चलेंगे आरएनए की तरफ। आरएनए को क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड जो कि डिस्कवर्ड है अभी तक। एक होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये होता है बच्चों कि इनका रोल क्या है। तो हमारी बॉडी में बच्चों क्या होती है कि सेल्स होती है। आपको पता ही है हमारी बॉडी में क्या होती है, सेल्स है। सेल्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारा क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर और जाओगे ना, तो वहां आपको कौन मिलेंगे? डीएनए, आरएनए। डीएनए मिल जाएगा, आरएनए मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। तो साइंटिस्टों ने इसकी डिस्कवरी कैसे करी? इन्होंने ये देखा कि यार इनका जो रोल है ना, हमें ये तो पता चला साइंटिस्टों ने ये पता लगा लिया कि यार ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। डीएनए आरएनए प्रोटीन मतलब आपस में एक दूसरे से बन रहा है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। रोल के बारे में जब पता करा तो जो आपने एक हेरिडेटरी के वर्ड सुना है ना, जो कि एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन करेक्टर का ट्रांसफर होना। ठीक है ना, एक करेक्टर से मतलब हम कहते हैं ना, पेरेंट्स से हमारे मतलब पेरेंट्स का हूबहू लगभग लगभग हमारा चेहरा उनसे मिलता है, उनके कैरेक्टर्स हमारे अंदर है, खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशन, वो सब कौन करता है? यही लोग करते हैं। इनके अंदर भी स्पेशल जब उन्होंने पता लगाने की कोशिश करी कि इनके अंदर भी कौन होता है, तो उनको क्या पता चला कि डेट इज डीएनए। कि ये डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है, वो बायोमोलिक्यूल है या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल जो हेरिडिटरी के अंदर हेल्पफुल होता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन क्या कर रहा है? करेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है। तो अब इन्होंने पता लगाया कि यार ऐसा क्यों, आखिर क्यों सिर्फ डीएनए, वाई नॉट आरएनए। तो उन्होंने इनके बीच में डिफरेंस देखा। तो उन्होंने देखा कि देखो, पहला तो नाम में रखा हुआ है, ये डीऑक्सीराइबोज है और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो इसके अंदर जो हमने देखा, हम जनरल हम इनके अंदर डिफरेंस देखते हैं कि डीएनए में होती है राइबो, देखो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। इसके अंदर देखोगे तो इसमें राइबोज शुगर होती है। डीएनए क्या होता है ना बच्चों, स्टेबल ज्यादा है। क्यों स्टेबल है? बिकॉज इट इज डबल स्ट्रैंडेड। ये डबल स्ट्रैंडेड इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है डीएनए की। अभी हम सब बात करेंगे, हमारा पूरा लेक्चर ही इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना, तो इनके अंदर क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो चुके हैं। तो ये सिर्फ इन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर रहे हैं, इन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन आप आरएनए की तरफ जाओगे, इट इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड। ये क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड ही होगा। इसलिए हम कहते हैं कि डीएनए क्या है, ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए। ठीक है बच्चों, यहां तक बात पता चली। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो वही क्या कर रहा है? करेक्टर को ट्रांसमिट करने में। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है और वो सारे एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी के लिए। हमारे केमिस्ट्री में बस यही जो चीजें थी मैंने आपको बताई। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक डिटेल स्टडी करेंगे। आरएनए आपके यहाँ पर सिर्फ छोटा सा पार्ट है, तो हम आरएनए को एक छोटे पार्ट की तरह ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या देखा कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इसके कंपोजिशन की तरफ गए वो, है ना। कंपोजिशन कैसे? तो उन्होंने क्या करने लगे कि वो इसको तोड़ने लगे। तो वो जब तोड़ने लगे इस न्यूक्लिक एसिड को, तो उन्हें क्या क्या चीजें मिली कि उन्होंने जब तोड़ा तो उन्हें काफी सारी चीजें मिली। पहली चीज कि उन्हें कुछ शुगर देखने को मिली, शुगर। ठीक है ना। दूसरी चीज, उन्होंने कुछ नाइट्रोजिनस बेसेस देखे। क्या देखे? नाइट्रोजिनस
नाइट्रोजनस बेसिस हो गए। तीसरा कुछ फॉस्फेट ग्रुप्स भी थे। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने ये चीजें देखी, तो उन्होंने पता है क्या करा, उन्होंने क्या बोला कि यही सब चीजें हैं जो क्या कर रही है, न्यूक्लिक एसिड को बना रही है। हमारे बॉडी के अंदर जो दो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए, मतलब उनमें कहीं ना कहीं इनका रोल है। ये बात तो आप मानते हो। ये शुगर को ही हम क्या कहते हैं, पेंटोस शुगर भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो पेंटोस शुगर है, ठीक है, चलो ये तो मैंने बता दिया ना, इन तीनों का रोल होता है। अब मैं बात करता हूं वन बाय वन, कौन क्या होता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ डिटेल करते हैं। पहला हम बात करते हैं इसी शुगर, इस शुगर को हम क्या कहते हैं, पेंटोस शुगर। अभी मैंने बताया था दो तरीके की होती है। डीएनए के अंदर कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोस, और आरएनए के अंदर कौन सी होगी, सॉरी हाँ यस, आरएनए के अंदर कौन सी होगी, राइबोस शुगर। ये दो तरीके की हमारे पास शुगर हो गई। तो इनके अंदर क्या करेंगे हम, जब इन ये पेंटोस को कहते हैं, मतलब 5 कार्बन की कहीं ना कहीं इसके अंदर चेन है। तो इनकी स्ट्रक्चर देखो, काफी हद तक थोड़ी सी फ्रक्टोज जैसे हम बनाते हैं उसकी जैसी होती है। अभी इनको कंपेयर करेंगे तो हमें डिफरेंस भी पता चलेंगे। ठीक है बच्चों, वही सेम चीज करनी है, सब पे आपको क्या करना है, एक पॉन्ड बनाना है। ये सब हमने बना लिया। अब क्या होता है, इधर CH2OH, इधर H, और इधर OH और H जो, ये CH2OH, और इधर क्या लगा दिया हमने, H लगा दिया। इधर H है तो इधर भी H ही आएगा, ये मान के चलो, और इधर वापस से क्या हो गया, OH। ठीक है, अब सब भाई भाई, इधर H तो इधर भी H, इधर भी H, इधर H तो इधर OH, और इधर OH। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या करा है, एक राइबो सॉरी, ये हमने स्ट्रक्चर थोड़ी आगे पीछे बना ली है। ये डीऑक्सीराइबोस की नहीं होगी, ये राइबोस वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ये डीऑक्सीराइबोस है ना, हाँ, तो यहां से OH ग्रुप हटा दो, ये H ग्रुप कर दो, ये आपकी क्या बन चुकी है, डीऑक्सी राइबोस का नाम है। और यही अगर OH लगा दूंगा इसी स्ट्रक्चर में तो वो राइबोस शुगर हो जाएगी। CH2OH, H, तो यहाँ पे भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ H, OH, और ये OH, और ये H, ये OH। तो यहां पर देख रहे हो बच्चों, मैंने क्या बोला था, डीएनए ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए। तो एक रीजन और ये भी है कि इसके अंदर जो पेंटोस शुगर है, यहां पर देखो डीएनए की जो शुगर है, इसमें दोनों तरफ एच ग्रुप है, लेकिन यहाँ OH आ गया, तो ये OH के उधर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है और कम स्टेबल है, ये कम रिएक्टिव है लेकिन ज्यादा स्टेबल हो गया। तो ये हमारी क्या हो चुकी है, दो पेंटोस शुगर है जो हमारी यहां पर प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, कुछ नाइट्रोजिनस बेसिस के ऊपर चलते हैं कि नाइट्रोजिनस बेसिस क्या होते हैं। तो नाइट्रोजिनस बेसिस का भी ऑलमोस्ट यही रोल, ऐसी हमें उसकी स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। चलो, अब हम किसकी बात करेंगे, नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस बच्चों कैसे होते हैं हमारे पास, जनरली आपको डायरेक्ट नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। डायरेक्ट नाम कैसे हो गए, एडिनिन आ गया, गुआनिन आ गया, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है ना, 4 तरीके के होते हैं, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एंड वन यूरासिल इज आल्सो देयर। ठीक है, अब सुनना बच्चों, एक अमीनो एसिड के अंदर, सॉरी, एक जो नाइट्रोजनस बेसिस, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, डीएनए के अंदर ले लो या आरएनए के अंदर ले लो, 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है ना, अगर हम देखो ये 3 तो है, इन बोथ आरएनए एंड डीएनए, ये जो है ये दोनों ही आरएनए और डीएनए दोनों में प्रेजेंट है। अब आ जाइए आगे,
थायामीन के बारे में यूरासिल। थायामीन जो होगा किसमें प्रेजेंट होता है, सिर्फ डीएनए के अंदर, और यूरासिल जो किसमें प्रेजेंट होता है, आरएनए के अंदर। बस इस चीज का, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर भी डिफरेंस आ गया। यहां से भी आरएनए क्या हो गया है, लेस स्टेबल एंड डीएनए स्टेबल। तो होता कैसे है, अब देखना, ये जो एडेनिन होता है ये थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। एडेनिन का हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है। एडेनिन थायमिन दोनों भाई भाई हैं, आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और गुआनिन और साइटोसाइन, गुआनिन और साइटोसिन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अगर यही, ये तो हो गए डीएनए के अंदर, ठीक है ना, ए और टी। अगर ये आरएनए होता था तो ये डबल बॉन्ड के साथ यू से बन जाता है, थायमिन की जगह क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ये डीएनए में हो गया है और ये आरएनए के अंदर हो गया, बस यही बात है। ए टी जी सी, फिर ए के साथ हमेशा टी मिलेगा, जी के साथ हमेशा सी ही मिलेगा। इस चीज को बच्चों आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये दोनों देखो, ये दोनों डीएनए के अंदर, ये दोनों आरएनए के अंदर होते हैं, बस इस चीज को याद रखो बस, ठीक है। चार तरीके के हो गए हैं, एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थायमिन हो गया और यूरासिल हो चुका है आपके पास, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगा तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। वो फॉस्फेट ग्रुप मैं आपको वही लिख करके बताऊंगा। PO4 जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, PO4 2- हम बात करते हैं। अब देखना होता क्या है, देखो पेंटो शुगर, अभी मैंने बताई ना, एक पेंटो शुगर होती है, तो ये हो चुका है एक पेंटो शुगर। ये मान लो मैंने क्या बना दी है, एक पेंटो शुगर बना दी है, ठीक है ना। यहां पर इस तरीके से जोड़ दिया है मैंने पेंटो शुगर को, जो जो काम के हैं वही जोड़ रहा हूं। यहां पर क्या आता है, CH2OH आता ना, अभी OH को मैं लिखूंगा, रुकना। और इधर अगर हम बात करें, हम डायरेक्टली क्या बात करते हैं, ये एक पेंटो शुगर है, हम ज्यादा बॉन्डिंग के थ्रू नहीं दिखा रहे। ये जो पेंटो शुगर होती है, ये यहां से बेस से जुड़ी हुई होती है, ऐसा समझ लो। बेस कौन सा हो गया, नाइट्रोजिनस बेस हो गया, ठीक है ना। कोई से भी हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, कुछ भी हो सकता है। शुगर, अच्छा अभी ये वाली, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करता हूं, है ना, ये कौन हो गई है, शुगर, मैं यही लिख देता हूं ना। ये शुगर जब बेस के साथ जुड़ती है तो क्या बनाती है, शुगर प्लस बेस, ये दोनों मिलकर के न्यूक्लियो साइड बनाते हैं। अगर मैं कह दूं शुगर प्लस बेस प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, ये तीनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ठीक है ना, हम वही उसी स्ट्रक्चर पर, ये दोनों भी मिले हुए, ये न्यूक्लियोसाइड है। अब क्या हो जाता है, एक फॉस्फेट ग्रुप यहां आ जाता है PO4 का, तो ये OH हट जाएगा, क्या लग जाएगा, यहां से ये डायरेक्टली किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन। देखो इस तरीके से होता PO, ठीक है ना। अब इधर देखो PO4 क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ये हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। अब इधर की PO4 2- है ना, एक माइनस यहां, एक माइनस, ये जुड़ गया। ये फॉस्फेट ग्रुप मैंने, ये देखो पूरा ही अलग बना, ठीक है। शुगर, फॉस्फेट एंड बेस, तीनों जने जब मिलते हैं तो क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड। यहां तक बात बच्चों क्लियर हुई है। तो ये क्या हो चुकी है, एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हो चुकी है। ये हमारे पास क्या हो गई है बच्चों, एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर। क्या मैं ऐसे एक स्ट्रक्चर और बना सकता हूं, यस। तो अब ये न्यूक्लियोटाइड ही आपस में, मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये सब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं, ये सब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं, ये इनफाइनाइट है ना, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। सारे ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, मोनोमेरिक यूनिट है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड 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 मिलकर के एक डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। डीएनए के डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है वो यही न्यूक्लियोटाइड देते हैं, ठीक है ना। आरएनए भी बन सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, जहां पर आपको यूरासिल लेना है थायमिन की जगह, आपने थायमिन लिया है तो डीएनए की स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो अब ये देखो, ये एक बन गया, एक, अब ये आपस में जुड़ रहे हैं ना एक बॉन्ड के थ्रू। वो बॉन्ड कौन सा था वो बात करते हैं। पहले मैं इनकी नंबरिंग बता देता हूं। यहां पर होता फर्स्ट कार्बन, तो इसको डैश से बता दो, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश,
तो ये रही है 5 अब यहां पर मुझे पता है ना, एक इस तरीके से बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती है, इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। ये बॉन्डिंग इस स्ट्रक्चर के CH2 से जुड़ी हुई होती है, ये CH2 जुड़ गई, ठीक है ना। अब देखना, नहीं नहीं यहां नहीं जुड़ेगी, यहां पर तो फॉस्फेट ग्रुप होगा, ये O, ये P, इधर O माइनस, इधर O माइनस, और इधर तो आपको पता ही है, बताओ कौन सा ग्रुप होगा बच्चों? डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O लगा दिया हमने, क्या ये PO4 माइनस नहीं हो गया? और एक ग्रुप किससे जुड़ा हुआ रहेगा? आपका CH2, ये वाला, ठीक है, ये यूं हो गया, ठीक है। अब बना दो दूसरी स्ट्रक्चर जो बची हुई थी, ये बन गई, ये कौन हो चुका है आपका? शुगर, ठीक है। और इधर कौन हो चुका है आपका? बेस की स्ट्रक्चर हो चुकी, बनी कि नहीं बनी बच्चों? देखो, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये यूं है, वो यूं आएगा, फिर यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, तो इसीलिए ये यूं यूं होकर के यूं चलते हैं, इनकी स्ट्रक्चर जो होती है इस तरीके से चलती है। तो ये जो यहां पर लिंकेज बना है, इसको हम क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हम इसे क्या कहते हैं? नाम देते हैं। यहां तक बच्चों कोई डाउट हुआ है आपको? यही, अच्छा, अगर एक 5 एंड है तो दूसरा एंड कैसा होगा? 3 एंड, ये भी ध्यान, शुरुआत 5 एंड से हो रही है तो एंड 3 एंड, ठीक है। कुछ नहीं करा, ये वाला जो O माइनस है ना, इसको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या कर देता, ऊपर देखो बॉन्ड बना दिया ना इसने, और इस वाले नीचे के साथ बॉन्ड बना दिया, तो एक शुगर, एक बेस, और एक कौन हो चुका है? फॉस्फेट ग्रुप हो चुका है। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर अब बनी है हमारी, तो ये एक लॉन्ग चेन बनती जाएगी, लॉन्ग चेन बनेगी, उसे ही हम क्या कहते हैं? DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम इसे कहेंगे। तो अब चलते हैं हम हमारी कुछ स्ट्रक्चर के ऊपर, कि स्ट्रक्चर हमें किस तरीके से देखने को मिल सकती है। एक इन शॉर्ट बता दूंगा, ठीक है, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको बहुत कम ही ऐसा पूछा जाता है। जैसे कि मान लो बच्चों, मैं ये कोई शुगर लगा रहा हूं, हम शुगर को इस तरीके से रिप्रेजेंट, ये कर दिया, यहां पर मान लो A है, ठीक है, ये यूं हो गया, ये PO4 माइनस, मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, फिर ये किसी CH2, ये किसके साथ जुड़ेगा? फॉस्फोरस, ठीक है। तो मैं अब इसके साथ ना जोड़ करके डायरेक्ट इस तरीके से कर रहा हूं, बीच में फॉस्फोरस भी होगा और CH2 ग्रुप भी होगा, ठीक है, उसे ना बना करके हम चल रहे हैं आगे की तरफ। मान लो ये कौन हो गया? T हो गया, फिर ये इस तरीके से बना, ये इससे कौन जुड़ गया? मान लो इससे कौन जुड़ गया? G जुड़ गया, फिर हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये कौन हो चुका है? C हो चुका है, ये इधर की स्ट्रक्चर है। अब आ जाओ इधर की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे सही बनाने की। ये हो गया, इधर क्या हो गया? PO4 माइनस ग्रुप, फिर ये देखो ये इधर से जुड़ा है, तो ये ऐसा कैसा रहेगा? ये यहां से जुड़ेगा, ठीक है। अब ये यहां से जुड़ा, तो किस तरीके से स्ट्रक्चर होगी बताओ? ये यूं हो गया, अच्छा हमें इसके बराबर लेना है ना, ये स्ट्रक्चर हो चुकी है, फिर इसके भी बराबर ले लो,
ये इस तरीके से हो चुका है, फिर इसे इसके बराबर ले लो, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनता जा रहा है डीएनए के अंदर। ए है तो ए के साथ हमेशा टी होगा डबल बॉन्ड के साथ, फिर टी के साथ ए होगा वो भी डबल बॉन्ड के साथ, जी के साथ कौन होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी, और सी के साथ कौन होता है जी। तो ये इस तरीके की देखो बच्चों स्ट्रक्चर मैंने शॉर्टली बनाई है, यहां पर कोई पी या CH2 नहीं जोड़ा है, ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, बस आप इतना याद रखना। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से क्या होती है डीएनए की जो हमारी स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूअसली क्या होती है रन करती है, रन पैरेलल टू ईच अदर। अब देखना पैरेलल टू ईच अदर किस तरीके से होगी, हम वो भी बना के देख लेते हैं। थोड़ा बायोलॉजिकल टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं इसलिए अच्छे ब्रीफ में जा रहा हूं। ठीक है, अब ये देखो इस तरीके की स्ट्रक्चर है, तो ये मान लो कि मतलब मैं यहां पर जो बॉन्ड बना रहा हूं आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ये ए हो गया, इधर टी हो गया, तो ये डबल बॉन्ड है ना, कुछ भी सीक्वेंस लगा दो, ए ही लगा सकते हो, जी सी ए। ठीक है, यहां पर ही बना दो, देखो ए है तो यहां हमेशा टी ही होगा, जी है तो सी ही होगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ठीक है, ये सी है तो ये जी होगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ, फिर ये यहां पर कुछ भी लगा लो इधर, ए टी टी जी सी सी जी ए। ठीक है, अब इनके कॉम्प्लीमेंट्री बना दो इनके सामने, टी के साथ ए डबल बॉन्ड के साथ, टी के साथ ए डबल बॉन्ड के साथ, जी है तो सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ, सी है तो जी ट्रिपल बॉन्ड के साथ, सी है तो अगेन जी ट्रिपल बॉन्ड के साथ, जी है तो क्या हो गया सी हो गया ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ए है तो मान लो ए को ज्यादा बना, ये हो गया ए के साथ डबल बॉन्ड के साथ टी हो गया। तो ये इस तरीके से हमारा डीएनए चलता रहता है बच्चों। अब समझ में आ गई बच्चों स्ट्रक्चर। तो ये हमारी क्या होती है बच्चों, एक बहुत ही जनरल डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। वॉटसन और क्रिक का मॉडल था ये। ठीक है, उन्होंने इस डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमें डिस्क्राइब करा था। ठीक है बच्चों, तो ये देख लीजिए। तो हमने यहां पर क्या देखा इसके अंदर कि डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे बनती है, कि इनकी जो स्ट्रक्चर है, क्या देखा हमने कि जब हमने एक न्यूक्लिक एसिड को कंपोजिशन देखा, उसे तोड़ा मरोड़ा, हमने उसके अंदर क्या देखे पेंटोस शुगर देखी, दो तरीके की होती है। डीएनए को खोल के देखा तो डीऑक्सीराइबोस, आरएनए को खोल के देखा तो राइबोस शुगर मिली। ठीक है, फिर हमने डीएनए और आरएनए के अंदर डिफरेंस देखी। फिर हमने क्या देखा ये तो हमने पेंटोस शुगर के बारे में बताया। नाइट्रोजनस बेसिस, 5 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड में 4 होते हैं। तो गुआनिन, साइटोसिन और एडिनिन ये 3 कॉमन है। थायमिन और यूरासिल क्या होते हैं वेरी करते हैं। थायमिन ओनली इन द डीएनए और यूरासिल ओनली इन द आरएनए प्रेजेंट होता है। जब इनका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है तो एक ही जगह यू आ जाता है आरएनए में और एक ही जगह टी आ जाता है डीएनए के अंदर। ठीक है, फिर हमने क्या देखा एक फॉस्फेट ग्रुप देखा। तो शुगर जो थी पेंटो शुगर, अगर वो बॉन्ड बनाती है किसके साथ, नाइट्रोजनस बेसिस के साथ, ये दोनों कंबाइंडली हमने को क्या बोला न्यूक्लियोसाइड कहा। अगर यही नाइट्रोजनस बेस जो हमने बनाया वो शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड 2 3 4 ऐसे करके लंबी लाखों करोड़ों मिलियंस की जो एक चेन बनती है उसे हम क्या कहते हैं डीएनए। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा डीएनए का एक टॉपिक कि डीएनए क्या होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आरएनए के एक जनरल स्ट्रक्चर की तरफ। मतलब स्ट्रक्चर तो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन एक जो जनरल डिटेल आपको दे रखी है आपके एनसीईआरटी के अंदर कि आरएनए को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आरएनए जो होता है बच्चों 3 टाइप का होता है और इसके भी कैसे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड इसे कहा जाता है। ठीक है, ये कैसा होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड हम इसकी स्ट्रक्चर को मानते हैं। दूसरी चीज सिंगल स्ट्रैंडेड के साथ साथ ये जो होते हैं 3 टाइप का होता है, 3 टाइप। पहला हम बात करेंगे, दूसरा बात करेंगे, तीसरा। पहला होता है आर आर एन ए, सेकेंड वन एम आर एन ए,
एंड द लास्ट वन tRNA। तो हमारे पास तीन तरीके के आरएनए हैं, rRNA, mRNA और tRNA। ठीक है, मैसेंजर आरएनए और ये पता नहीं ट्रांसफर आरएनए जो होता है, देखो बायोलॉजी के बच्चों को अच्छा पता होगा हमसे, ठीक है ना। तो ये जो हम कहते हैं कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये कौन बताता है इस चीज को, तो यह जो इसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ये जो आरएनए है कौन सा है, एमआरएनए। ठीक है ना, बाकी का थोड़ा एडिशनल रोल होता है प्रोटीन वगैरह में, इनके सिंथेसिस के अंदर ये स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ठीक है बच्चों, आरएनए से कई बार डीएनए बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये बायोलॉजी की चीज है, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये अलग चीज है। चलिए, तो ये था हमने आरएनए के बारे में हमने बताया। तो अब हम बात करेंगे कि यार ये आखिर ये न्यूक्लिक एसिड है, आपने सर इतना बता दिया, कर दिया, तो इसके कुछ फंक्शन भी बता दीजिए। तो पहला फंक्शन क्या होता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोरेज के अंदर में काम आता है। तो पहला मैं लिखा रहा हूं जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज का। ठीक है बच्चों, ये चीज का याद रखना हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है ना, हमारी देखो ये मेरी जनरेशन है, मेरे आगे आने वाली जनरेशन में मेरे करेक्टर होंगे, तो मतलब मेरी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं मेरे जेनेटिक्स को क्या कहीं का स्टोर करके रखा हुआ है जो आगे जा रहे हैं। तो यही स्टोर का काम कौन करता है, ये न्यूक्लिक एसिड करते हैं। यहां तक क्लियर हो चुकी है। जो सेकेंड वन आता है वो होता है स्पीशीज आइडेंटिटी मेंटेनेंस, स्पीशीज आइडेंटिटी मेंटेनेंस। कुछ पॉइंट मैंने ब्रीफली बना रखे हैं, जैसे पहला हो गया। दूसरा स्पीशीज आइडेंटिटी मेंटेनेंस का मतलब डीएनए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। और मिलियंस ऑफ ईयर के बारे में मतलब हमें कैसे पता चला कि हम बंदर से आए, हमने उनका डीएनए चेक करा, हमारा डीएनए चेक करा, हो सकता है कहीं कहीं मैचिंग मिली एज कंपेयर टू अदर एनिमल। तो इनको क्या पता चला कि यार हमारी जो ये जनरेशन है, हम किससे आइए, हम बंदरों से आए। वेरी नाइस। ठीक है, तो यही है स्पीशीज आइडेंटिटी मेंटेनेंस, ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स तक इस चीज की हमें क्या होती है, आइडेंटिटी इसके अंदर डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। थर्ड पॉइंट आता है सेल्फ रेप्लिकेशन है। अकेले डीएनए के अंदर एक पावर होती है सेल्फ रेप्लिकेशन। आप उसमें देखना डीएनए से क्या बनता था, आरएनए, आरएनए से क्या बन रहा था, प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए खुद आपस में अपने आप में डीएनए भी बना लेता है। इनका नंबर बढ़ सकता है, इनका नंबर वही रहेगा जो डीएनए का है। डीएनए अपने आप को 5 से 15 कर लेगा, 20 कर लेगा, 25 कर लेगा। ठीक है, लेकिन इन आरएनए का नंबर डीएनए पे डिपेंड करेगा। डीएनए 10 है तो ये 10 ही बनेंगे और ये भी 10 ही बनेंगे। ये 15 है तो ये 15 ही 15। ऐसा नहीं है कि यार, यहाँ डीएनए के पास चॉइस है कि मैं अपने आप को कितना रेप्लिकेट कर सकता हूँ। डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू डीएनए का अमाउंट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाती है, एक सेल्फ रेप्लिकेशन की एक टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो ये करेक्टर क्या हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर इसी वे में स्टोर होते हैं। फोर्थ चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, देखो अभी हम ना किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो उसके अंदर प्रोटीन नहीं आता, न्यूक्लिक एसिड तो आरएनए डीएनए ही है। तो यही आरएनए और डीएनए किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। कौन बना, डीएनए, डीएनए से एमआरएनए। अगर आप एमआरएनए लिखते हो तो बहुत अच्छी चीज होगी। कई बच्चे आरएनए लिखते हैं, ठीक है, इट इज गुड, बट एक इंप्रेसिव थिंग क्या होगी, डीएनए से एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस किससे हो रहा है, इन्हीं न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। फिफ्थ क्या होता है, रोल ऑफ आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है ना, ये भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, रोल ऑफ आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखो बायोलॉजी के बच्चों को अच्छे से पता होगा, और कहीं यहां पर भी देखो लिखा है रोल ऑफ आरएनए। पहला तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने के अंदर एक तो इस आरएनए का रोल यहां हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होता है, हमने देखा प्रोटीन जो होता है ना वो अमीनो एसिड, हमने पहले पढ़ा था ना, अमीनो एसिड की चेन होती है। तो होता क्या है कुछ इस तरीके से, देखो गलती हो तो क्षमा करना, वो अलग चीज है। इस तरीके से कोई ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर होती है, यहाँ शायद कोई
अमीनो एसिड्स होते हैं, और यहां पर क्या होती है, एमआरएनए की सीक्वेंस है, और यहां पर कुछ एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो ये जैसे कि AAT है यहाँ पे सीक्वेंस, तो इसी की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऊपर होगी, ये आपस में आके जुड़े, फिर एक और आकर के जुड़ा इस सीक्वेंस के हिसाब से, इसके अगले अगले सीक्वेंस, फिर उसका भी कोई इनको अमीनो एसिड था यहाँ पे, उसका भी कोई इनको अमीनो एसिड था। तो ये दो अमीनो एसिड थे, हमने बात करी थी ना। वाटर निकल जाता है, CO उसका बॉन्ड बनता है, याद है, OH नहीं आएगा, NH2 आएगा। इधर बना देता हूं, RCH NH2 COOH। किधर भी लिखो, उधर लिखो इधर लिखो, तो ये वाटर का मोलिक्यूल निकल गया, निकला तो ये CONH बना। तो ये अमीनो एसिड इसी तरीके से आपस जुड़ते हैं और यहां से अलग हो जाते हैं और एक चेन बन जाती है। ये चेन बनी, वो हमने बात करी थी, ये चेन बनती जाती है। तो उसमें किसका रोल है, इस tRNA का रोल है, ट्रांसफर RNA। तो यही तो बता रहा है कि रोल ऑफ RNA इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये भी एक न्यूक्लिक एसिड ही है। लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट, DNA एज द ब्लूप्रिंट फॉर प्रोटीन। DNA एज ब्लूप्रिंट फॉर प्रोटीन। कि सर ये समझ में नहीं आया कि DNA एज ब्लूप्रिंट फॉर प्रोटीन, इसका मतलब ये द इंस्ट्रक्शन फॉर सिंथेसाइजिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स आर इनकोडेड इन DNA। बिना DNA के प्रोटीन का बनना असंभव है, बिना उसकी गाइडेंस और बिना उसके इंफॉर्मेशन। सो दीज आर सम स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। मैंने उन्हें थोड़ा पॉइंट्स के अंदर करा है, आप वहां पर अगर पॉइंट्स में लिखते हैं तो डेट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर बायोमोलिक्यूल का चैप्टर। ठीक है, यहां हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर, स्पेशली डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, आरएनए क्या है और इनके फंक्शंस क्या थे। ठीक है बच्चों, कहीं भी डाउट आता है आप हमारे एजुको चैनल की किसी भी वीडियो के ऊपर उसके कमेंट के अंदर क्या कर सकते हो, अपना डाउट लिख सकते हो। डेफिनेटली हमारी टीम आपको उसका जवाब दे देगी। और आपको अगर चाहते हैं कहीं डाउट ज्यादा आ रहे हैं, अभी जैसे एग्जाम आ रहा है, डाउट आपको ज्यादा है, तो आप हमारे से डाउट सॉल्विंग क्लास भी ले सकते हैं। लाइक अभी 21 से 21 जो आ रहा है, 21 पे आपको फिजिक्स का पेपर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम्स का, तो 21 से विद इन 26, क्योंकि 27 को तो आपका केमिस्ट्री का पेपर है ही है। ठीक है, तो उसके लिए तो ऑल द बेस्ट, फिजिक्स के पेपर के लिए भी ऑल द बेस्ट। तो ये तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूं कि यहां तो हमने सीरीज खत्म कर दी है ये मास्टर क्लास की, मैं आपके लिए अभी 2 से 3 लेक्चर और लेके आ रहा हूं। किसके बेसिस पे, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस किस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। तो 2 लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट बुक और एक सेकंड बुक, इस वे के अंदर हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो हमारे एजुको चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे एजुको एजुकेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।